नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखनऊ की लड़ाई में आपका स्वागत है। और आज लखनऊ की लड़ाई की शुरुआत हम कर रहे हैं 26 साल पुरानी एक कहानी से। ये बात 1996 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। राज बब्बर ने बड़े ही अनमने ढंग से इसको स्वीकारा। वो बड़ा सम्मान करते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन माने और वो उम्मीदवार बने समाजवादी पार्टी के लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और संयोग देखिए, जिस विमान से नामांकन दाखिल करने के बाद राज बब्बर दिल्ली लौट रहे थे, उसी विमान पर अटल बिहारी वाजपेयी सवार थे। राज बब्बर उनके पास गए, उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जुबान से कुछ भी ऐसा ना निकले जिससे आपका अपमान हो, मुझे शर्मिंदगी हो और आपको तकलीफ हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तुम में बड़ा संयम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुनावी मैदान में आओ। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो चुनाव जीते भी, देश के प्रधानमंत्री भी बने और एक दिन संसद के बाहर अपने काफिले को रोककर उन्होंने राज बब्बर से क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन लखनऊ की लड़ाई में आइए 26 साल बाद 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में आपको ले आते हैं, जहां पर हर रोज राजनीति का स्तर गिरता है, जहां हर रोज मर्यादा को घायल करते हैं नेता, जहां हर रोज जीत के लिए हर हद को पार करते हैं नेता। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, जहां अशिक्षा गरीबी का गहरा अंधेरा है। 24 में से 15 करोड़ लोग गरीब हैं, सरकारी राशन पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ की लड़ाई में जनता के मुद्दे गायब हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लगती। ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें, किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे। लखनऊ की लड़ाई में 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसकी वजह से विकास के मुद्दे मानो भाप बनकर उड़ गए हैं। प्रचार युद्ध में जुबानी जंग ने एडवांस लेवल पार कर लिया है और बात गर्मी उतारने और चर्बी पिघलाने तक जा पहुंची है। कह रहे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहे। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। गर्मी वाले बयान पर सियासी उबाल पहले ही आ गया था। जयंत ने गर्मी के बयान में चर्बी निकालने की बात की, तो अखिलेश ने कंप्रेसर वाला बयान देकर इस लड़ाई में नई जान फूंक दी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले,
जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गर्मी निकालने वाला बयान कैराना और मुजफ्फरनगर से निकला, जहां ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई है। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप, लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, सियासत जयंत चौधरी और जाट वोट बैंक की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2 लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई, तो अखिलेश ने अपनी जोड़ी को सुपरहिट बता दिया। किसी को तमंचा नजर आ रहा है तो किसी को तो यहाँ सियासत में जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है। तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। जो वहां पे नौजवान जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। धन्यवाद। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज हो रही है, सियासी शोले भड़क रहे हैं। लखनऊ की लड़ाई में पहले राउंड की वोटिंग में अब हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है। तमाम पार्टियां पूरी ताकत इसीलिए झोंक रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात से अगर शुरुआत करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, और अभी तक मायावती जो गायब थी वो भी अब चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। पहले राउंड में पूरी ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि पहले दौर के मतदान में मुद्दा क्या रहेगा, कैराना या किसान? ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है, ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठट्टा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रचार युद्ध गर्मी के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीजेपी का सारा फोकस दंगा, पलायन, माफिया, गुंडागर्दी जैसे शब्दों पर है, जिन्हें हथियार बनाकर बीजेपी अपने किले को अखिलेश से बचाना चाहती है। कि चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। इस बार कहा जा रहा है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी ही तय करेगा। इसीलिए अखिलेश जैन ने नया दांव चला है। ये दांव है अंबेडकरवाद का, जिसका जिक्र दोनों किसी न किसी बहाने रोज करते हैं। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण में 19% सवर्ण, 41% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुसलमान। माना जाता है कि ओबीसी का 10% यादव वोट बैंक
अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ा है और 11% जाटा वोट मायावती के साथ है। असल लड़ाई ओबीसी के गैर यादव और एससी के गैर जाटा वोट की है। 2014 से गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी बीजेपी के खेमे में है। ये बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। अखिलेश बीजेपी के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक को तोड़ने के लिए वो पहले ही फील्डिंग सजा चुके हैं। गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश ने दाव लगाया है। इसके लिए वो राजभर, पटेल, मौर्य, जाट, कुर्मी वोट पर असर रखने वाली पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। अब अखिलेश को ये लग रहा है कि 11 सहयोगी दलों से मिलकर वो बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के किले की दूसरी दीवार है गैर जाटव एससी, जिसके लिए उन्हें अंबेडकर वादियों की याद आ रही है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ था तो अखिलेश को जबरदस्त नुकसान हुआ था। 2019 के चुनाव में अखिलेश मायावती का गठबंधन कागजी समीकरण पर तो बेहद मजबूत नजर आया, लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं कि इससे मायावती को फायदा मिला था, लेकिन अखिलेश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब एक बार फिर अखिलेश एससी वोट बैंक को लुभा रहे हैं, लेकिन बैकडोर से। पश्चिमी यूपी में पिछले 2 दिनों से प्रचार में जुटे अखिलेश की जुबान पर बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी अब भी पिछली बार की तरह दंगा और पलायन पर ही चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। लखनऊ की लड़ाई में पहली परीक्षा पश्चिमी यूपी में है, जहां पहले और दूसरे दौर में ही वोटिंग है। लखनऊ की लड़ाई में अभी तक जीत का दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके काम पर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अपार सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जिस तरह से 5 साल के अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार पार्टी उनके कंधों पर बोझ देना चाहती है कि वो चुनावी मैदान में उतरे और वो अपने कामकाज के जरिए यहां पर दोबारा जीत हासिल करें। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बूस्टर डोज के तौर पर बीजेपी जरूर इस्तेमाल करना चाहती है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज पर 5 साल के बाद चुनाव फिर से जीतते हैं, 4 रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएंगे। पूरे 18 साल बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने गोरखपुर में योगी के नामांकन को शक्ति प्रदर्शन बना दिया। योगी ने नामांकन भरने से पहले गोरखनाथ मंदिर में हवन और पूजा पाठ किया। इसके बाद योगी गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। योगी का लखनऊ की लड़ाई में उतरना बीजेपी के लिए कितना अहम है, ये आपको अमित शाह की मौजूदगी बताएगी, क्योंकि पहली बार है जब अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि केवल 26 साल की उम्र में
सांसद बनने वाले देश के पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री को चुनाव में क्यों उतरना पड़ा? कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। क्यों योगी ने गोरखपुर से उतरकर पिछले 18 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा? क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव या फिर मायावती, उत्तर प्रदेश के पिछले तीनों मुख्यमंत्रियों ने पूर्ण बहुमत की सरकार को बिना सीधे चुनाव लड़े चलाया और तीनों ने एमएलसी बनने की राह को चुना। योगी आदित्यनाथ से पहले मुलायम सिंह यादव साल 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गुन्नौर से चुनाव लड़े और जीते। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया। तो सवाल सीधा है कि आखिर योगी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता क्यों साबित करना चाहते हैं और योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाकर बीजेपी को क्या हासिल होगा? आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। बोले हर हर महादेव। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरे हैं। पहली बार वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरा गोरखपुर योगी योगी बोल रहा है। गोरखपुर में योगी की गूंज है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने से पहले की कहानी के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से विज्ञान के स्नातक हैं और उसके परिवार में लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए वो एबीवीपी से जुड़ गए। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। यहाँ गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ जी की नजर में योगी आया। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल में संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद चुने गए और गोरखपुर से 1998 से लेकर के 2014 तक लगातार लोकसभा 5 बार पहुंचे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाकर उन्हें उतारा, लेकिन जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सौंपकर उन्हें एक बार फिर से सबको चौंका दिया। एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले दौर के मतदान के पहले जाट वोटों पर सबकी नजर है, तो दूसरी तरफ है नजर मुस्लिम वोटों पर। सारे दावे का दम जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जयंत चौधरी का गठबंधन हो या फिर कई अन्य पार्टियां हैं, वो इसी दम पर है कि एक मुश्त इस बार मुस्लिम वोट गठबंधन को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, और वोटिंग के ऐन पहले उन पर हुई फायरिंग क्या एक बड़ा मुद्दा बन पाएगी? क्या वो वोटों को प्रभावित करेगी? दूसरी तरफ ओवैसी खुद इसमें एक बड़ी साजिश की इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर वोटों के ध्रुवीकरण और समीकरण को बदलने का एक सोचा समझा प्रयोग है? जो रायपुर
में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम कमली वाले की उम्मत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा, मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे है जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे। देश में राइट विंग चरमपंथ बढ़ने का आरोप लगाने वाले ओवैसी पर हमले का लखनऊ की लड़ाई में क्या असर होगा? मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया, आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश करने वाले ओवैसी पर हमला संयोग है या प्रयोग? मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? AIMIM चीफ ओवैसी, जिन पर गुरुवार शाम को हुए हमले की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार शाम मेरठ जिले के किटौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे ओवैसी पर हमला हुआ। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान दो युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी, इससे उनकी कार में छेद हो गए। इसी के बाद सरकार की तरफ से उन्हें Z श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान हुआ। मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के MP पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। ओवैसी पर हमले के बाद से हैदराबाद में उनके समर्थक गुस्से में हैं। ये देखिए कैसे जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की 4 मीनार पर हमले का विरोध करने पहुंच गया। ओवैसी पर हमले के बाद 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, उन पर हमला किसने करवाया, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि उनके हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी 2 टूक कहती है कि फायरिंग संयोग नहीं प्रयोग। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत A टीम B टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। समाजवादी पार्टी जानती है कि ओवैसी योगी सरकार और बीजेपी पर
जितने आक्रामक होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका समर्थन उतना ही बढ़ता जाएगा। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें अभी तक वो 66 उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं, जिसमें 55 मुसलमान और 11 हिंदू शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक बांट सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ये वीडियो देखिए। कुछ लोग इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते मुस्लिम वोट बैंक का सबूत मानते हैं। ये मेरठ का सिवाल खास है, जहां ओवैसी के डोर टू डोर कैंपेन भारी भीड़ उमड़ी। चप्पा चप्पा ओवैसी के समर्थकों से भर गया। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ओवैसी के प्रचार में उमड़ी भीड़ जो जहां था वहीं ठहर गया। ओवैसी पिछले दिनों जिस भी मुस्लिम इलाके में प्रचार के लिए निकले, वहां की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही दिखी। गाजियाबाद के डासला में ओवैसी वोट मांगने निकले तो सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ओवैसी के हाथ छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में होड़ मच गई। महिलाओं ने छतों से फूलों की बारिश कर दी। लोग घरों पर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। हर कोई इस दौरान ओवैसी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए पूरा जोर लगाता दिखा। ओवैसी को लेकर इसी दीवानगी ने समाजवादी पार्टी को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 25 से 50% मुस्लिम आबादी 85 सीटों पर है। मुस्लिम प्रभाव वाली 85 सीटें उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में है, जो पूरब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। 2017 के चुनाव में इन 85 सीटों पर बीजेपी को 40% वोटों के साथ 64 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 23% वोटों के साथ 16 सीटें मिली। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि इन 85 सीटों पर जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी थी, वहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। अब की बार भी अधिकतम सीटों पर मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है, लेकिन ओवैसी के लिए उमड़ी ये भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी साहब हो या उनके जो सहयोगी पार्टियां हो, वो लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के एक सहयोगी पार्टी के नेता ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने 45% मुसलमान नेताओं के टिकट काट दिए। जब मीडिया ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि मुसलमानों में एक नशा है। तो बताने चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के ज्यादा वफादार कौन है, कौन बीजेपी से बड़ा उस आइडियोलॉजी पर अमल करेगा। तो ये हो रहा है। अखिलेश की मुसीबत यह है कि एक तरफ ओवैसी मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव को कुरेदते हैं, तो वहीं बीजेपी नाहिद हसन को टिकट देने के बाद से कैराना के मुद्दे को उठाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। AIM कहती है कि वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के संस्थापक रहे, काशीराम के फॉर्मूले पर चल रही है, जो कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। पार्टी बिहार का उदाहरण देती है, जहां साल 2015 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार अपने खड़े किए, जिनमें से 5 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन अगले चुनाव में ओवैसी को 5 सीटें मिली। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही होने जा रहा है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी और पूरे प्रदेश में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 5 लाख वोट मिले थे। फिर भी पार्टी इस बार 100 से ज्यादा प्रत्याशी लखनऊ की लड़ाई में खड़े कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी इस बार किसे हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में ओवैसी भले ही 5 सीट जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का समीकरण बिगाड़ दिया। इसीलिए ओवैसी पर हमले के बाद उनके प्रति अगर जरा भी सहानुभूति मुसलमानों में पनपी तो उसका सीधा नुकसान अखिलेश की गठबंधन को हो सकता है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं,
कभी जीत मिलती है, कभी हार, लेकिन अगर पीछे रिश्तों की गर्माहट रह जाए तब बात कही जाती है। आइए अब आपको लखनऊ की लड़ाई के अंत में जरा बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने राज बब्बर से क्या कहा था। दरअसल तब तक राज्यसभा के सांसद राज बब्बर बन चुके थे। देश की संसद से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफिला निकल रहा था। राज बब्बर पीएम की सिक्योरिटी की वजह से साइड में खड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी गाड़ी रोककर उनसे बात की और कहा, तुमने बड़ा संयम रखा था, तुम दूर तक जाओगे। रिश्तों और राजनीति की वो गर्माहट अब गायब है। अब भाषा की मर्यादा है, न राजनीति में एक दूसरे का सम्मान। तस्वीर बहुत बदलती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। बस उम्मीद हम और आप कर सकते हैं। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।